सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए डेली हिस्ट्री के मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। उसी कड़ी में आज ये मॉक टेस्ट नंबर 21 है। मैं बता दूं कि इसके पहले 20 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारी इस मॉक टेस्ट को नहीं देखे होंगे जाके आसानी से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी इसे देख सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कि स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं करा रहा हूँ ये सीरीज, लेकिन ये आप लोगों के लिए हर एग्जाम में पूछने वाला है। अर्थात आप लोगों के एसएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, आप लोगों के सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एनटीपीसी में, ये ग्रुप डी में आप लोगों की पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है, जेई में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है, एलपी में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू देखा कीजिए और कंटिन्यू लगाया कीजिए, जिससे कि आप लोगों को खुद का पता चल सके कि हम कितने मतलब हिस्ट्री हमारे क्वेश्चन तैयार हैं। तो मैं इसके आंसर को जो होता है पहले हिडन रखने की कोशिश करता हूं, फिर आप लोगों को डिटेल के साथ पूरा आंसर बताता हूं। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान दिया कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, बात कर लेते हैं, जहां तक कल देखे थे उसके आगे की बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कहीं कहीं सिर्फ इसी को हिंदी में लिख देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट सिर्फ लिख देता है, इसी को हिंदी में लिख देता है, ठीक है। बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में आया था, 1942 में, 1945 में, 1943 में, 1944 में। ये आपको क्वेश्चन तो आरआरबी ग्रुप डी में देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अर्थात तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को किया गया था। डेट भी पूछा सकता है, आप लोगों को पीछे भी मैं बताया हूँ कि देखिए जब पेपर को क्या करना होता है, टफ करना होता है, तो क्या करता है वो डेट भी पूछ देता है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ये एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और क्या दिया, कांग्रेस समिति की मुंबई के अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसका आंदोलन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, संबंधित हम लोग क्वेश्चन आगे भी देख लेंगे। इससे क्या दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए नारे का क्या था। तो अब लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या था, तो करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1942 में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पूछा सकता है कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये भी आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में देख चुके हैं हम लोग, जेई में भी देख चुके हैं, एनटीपीसी में देख चुके हैं। तो आप लोग खुद से इतना अनुभव हो जाना चाहिए कि एग्जामों और भी एग्जामों में, जैसे एसएससी की एग्जाम की बात कर ले, जैसे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की एग्जामों की बात कर ले, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को संपूर्ण भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आह्वान प्रारंभ हुआ। भारत की आज़ादी के संबंधित इतिहास के दो पड़ाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। ये दो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। देख ही लेते हैं हम लोग क्या दिया, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर क्या दिया था हम लोग 1942 में क्या देख लिए, भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, हम लोग ऐसे तो पीछे पढ़ चुके हैं। क्या असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन जो था संचालन स्वराज की मांग लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग करके और कार्यवाही को बाधा उत्पन्न करना था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। बाकी इसकी डिटेल और भी जो दी हुई है आप लोग देख सकते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कैबिनेट पूछा जा रहा है, नहीं सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कब शुरू किया गया था। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो देखिए कहीं कहीं आप लोगों को 9 अगस्त भी मिल सकता है, कहीं कहीं आप लोगों को 8 अगस्त भी देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ, या 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 1942 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 8 अगस्त को किया गया था, 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। जहाँ 9 अगस्त अगर ना दिया जाए कि तो किस तारीख को स्टार्ट किया गया था, अगर दे दिया जाए तो 8 अगस्त की जगह पर 9 अगस्त दिया जाए तो वहाँ पर 9 अगस्त भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट दिया हुआ देख सकते हैं आप। अब हम लोग प्रांतीय चुनावों से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या
दिया हुआ, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। पूछा सकता है कि किस वर्ष प्रांतीय चुनाव मतलब किस समय में ब्रिटिश साल में आयोजित किया गया। तो 1925-26 में, 1930-31 में, 1936-37 में, 1939-40 में। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आइए डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम को मिली जुली सरकार बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख सकते हैं वीडियोस पॉज करके भी ध्यान से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था? 1936-37 में प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश शासन में आयोजित किए गए थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से करीब मैं बता दूं, जहाँ हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से 50% ऐसे चांसेस रहते हैं जो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन की। तो क्या दिया हुआ है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को किया गया था? 15 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 1 जुलाई 1947। देखिए हम जनरली सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या था? 3 जून 1947 को किया गया था। कब किया गया था? भारत बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। भारत बंटवारे की बात कर ले तो पाकिस्तान की बात कर रहा है, ठीक है। कब किया गया था? भारत के विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। ये भी पूछा जाता है किसकी योजना के आधार पर किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर यह किया गया था। यह अधिनियम कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वतंत्र उपनिवेशक बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दे दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? पूछा जा रहा है कि 15 मतलब कौन सा समय था। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15 अगस्त जब 1947 को आज़ादी मिली थी उस समय कौन सा समय था? सुबह था, मध्य शाम था, आधी रात था, दोपहर था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? आधी रात को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या संविधान सभा को भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया था। अच्छा, हम बात कर ले कि ये मध्य रात्रि की बात कर रहा है, आधी रात को हमारा भारत जो है आज़ादी की बात माना जाता है 15 अगस्त। तो इसी की वजह से, इसी आधी रात की बात से हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले ही 14 अगस्त को ही क्या पाकिस्तान अपनी आज़ादी दिवस मनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या देगा कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? 1944, 1945, 1946, 1947। तो जनरली हम लोगों को पता ही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 में किया गया था और 47 में इसे दे दिया गया था, ठीक है। और ये पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 ईस्वी को दिया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ द कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 में प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। बाकी और भी पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग इसी वीडियो से पॉज करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। कब बना? तो जनरली सभी लोगों को पता होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को बना। गणराज्य की बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आज़ादी की बात नहीं, आज़ादी की भी बात करें तो 26 अगर दिया तो ये तो गलत ही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1945 को भारत एक प्रमुख गणराज्य बना। तो पॉइंट भी देख सकते हैं हम लोग, क्या दिया है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और इस प्रकार के भारत से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक संप्रभु गणराज्य बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियोस पॉज करके भी आसानी से। अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। एनटीपीसी में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए। यह भारत का नियमावली पुस्तक है, इसमें कानून शासन को कूटबद्ध किया गया है, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिपादित करता है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ठीक है। पॉइंट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। बाकी क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। आप लोग एक शब्द पढ़े होंगे, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित कर लिया गया था, ठीक है। उसी समय ये शब्द बोला गया था। बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि यह भारतीय नियमावली पुस्तक एवं वैधानिक दस्तावेज है, इसे मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंब करते हेतु कानूनी शासन के कूटबद्ध किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया, भारत का संवैधानिक विकास। अब यहाँ से संवैधानिक विकास से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों की या तो हिस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मैं बात कर लूँ तो इसे पॉलिटी में आप लोग देख सकते हैं। ये पॉलिटी के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान दिया कीजिए, जरूर देखा कीजिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या देगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में के साथ क्या सच सच नहीं है। अधिनियम एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम के केंद्रीय विधानमंडल और द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि अधिनियम में भारत के लोक सेवा आयोग प्रदान किया गया। अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक अवतरित किया गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसका, डी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ और केंद्र की द्वैत शासनात्मक व्यवस्था किया गया। इनका कार्यकाल 20 वर्षों का न होकर 5 वर्षों तक होता है। अतः उपयुक्त दिया गया कथन अधिनियम के 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए गए, यह असत्य है। ठीक है, और बाकी सब जितने भी पॉइंट हैं सत्य दिए हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है ये भी देख लीजिएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1919 के तहत ही मिला था। और हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। क्या दिया, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई और भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। आप लोग वीडियोस पॉज करके इसे आसानी से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या था, 1892 था। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया जाता है। गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत राज्यपाल अधिनियम 1858 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरआरबी जेईई के जो लोग भी फॉर्म भरे होंगे उसमें देखे होंगे। मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि देखिए जो भी आप लोगों को पेपर आ रहे हैं, पहले होता था कि आसान होता था आप लोगों के, लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं वो मॉडरेट टाइप पर और हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों का हर एग्जाम में ऐसे देखने को मिल रहे हैं। और मैं बात करूँ आरआरबी की, तो यहाँ पे करीब करीब 1,70,00,000 ऐसे करीब करीब कुल फॉर्म डाले जाते हैं। इसी की वजह से आरआरबी को टफ क्वेश्चन बनाना उनकी मजबूरी बन जाती है, जिसकी वजह से वो टफ क्वेश्चन रखते हैं और लड़कों को उनको निकालना होता है। तो बात कर लेते हैं अभी हाल ही में इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इसका अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 बार ये पूछा हुआ कि ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और क्या दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं राइट के साथ आंसर। तो भारत सरकार अधिनियम, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ। क्या दिया, भारतीय स्वतंत्रता भारत सरकार अधिनियम 1945 के द्वारा प्रदान किया गया। 1935 के अधिनियम के प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। अच्छा देखिए, बात पूछा जाता है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 से लिया गया है। इंपॉर्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत में सबसे ज़्यादा संविधान के विषयों को जो लिया गया है 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम से लिया गया है। देख लीजिएगा वीडियोस पास करके अभी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में मार्लोमेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो हम लोग जनरली इसका राइट आंसर जानते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1909 हो जाएगा। ठीक है, और भी दिया हुआ है डिटेल्स, आप लोग वीडियोस पास करके भी देख सकते हैं डिटेल के बारे में। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संशोधन के रिपोर्ट के अनुसार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाने जाने वाला ये रिपोर्ट कब आया था। तो ये रिपोर्ट कब आया था, 1918 में आया था, लेकिन इसे 1919 में माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थानों को क्रमिक विकास करना, इसमें भारत को उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से स्थापित किया जा सके। और भी पॉइंट दिए हुए आप लोग देख सकते हैं।
अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आप गवर्नर और गवर्नर जनरल से देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चनों को। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर एक पेपर में देखने को अगर मिला तो उसी से संबंधित आप लोगों को एक पेपर बीच करके या एक सेशन एक दिन बीच करके आप लोग दूसरे पेपर जब होती है, इसलिए कि कई दिनों तक आरआरबी की पेपर जो है चलती रहती है, तो उस तरह का आप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जनरली सभी लोग जानते हैं, सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को कहाँ हुआ था? थोरापल्ली नामक स्थान पे हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और भी पॉइंट जो दिए हुए आप लोग उसे जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव ने, पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ पे एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफ़र को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मीर जाफ़र को कहाँ बनाया गया था फिर से नवाब? तो बंगाल का नवाब बनाया गया था। कहाँ का नवाब बनाया गया था? बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को दिया हुआ कि मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1773 ईस्वी में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया गया था, उनके द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार अर्थात द्वैत शासन की शुरुआत किया गया। द्वैत शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी अपने पास रखे करते थे और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी व प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए थे। देखिए जितने भी अंग्रेज़ बहुत ही ज़्यादा चालाक हुआ करते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हमला करने की बात हो, चाहे वो कोई भी चीज़ देने की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की सुलझाने की बात हो, उसकी बात कर लें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग देख चुके हैं, राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। इसीलिए बंगाल जो मैं बात कर लूँ महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा बैठा करते थे आंदोलनों पे, सबसे ज़्यादा उनके द्वारा धरना किया जाता था। हालांकि कई क्रांतिकारियाँ थे महात्मा गांधी के अलावा भी, लेकिन जो महात्मा गांधी थे तो उनके द्वारा कई प्रकार के विद्रोह भी किए जाते थे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सज़ा तो दिया जाता था, लेकिन किसी प्रकार की फांसी वगैरह सज़ा के बारे में प्रावधान नहीं किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि जानते थे कि अगर उनको अगर ऐसा कुछ चोट पहुँचाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए तो पूरी देश की जो जनता है वो क्या करेगी? हमारे खिलाफ टूट पड़ेगी, ठीक है। भले कितने भी अंग्रेज सक्षम थे, कितने भी उनके पास तो बारूद गोले थे, लेकिन उनकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत के क्या दिया, कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति के सफलतापूर्वक दमन में उनकी उपलब्धि मानी जाती है। बाकी वीडियोस पॉज करके भी आप लोग इसे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड विलियम के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। राइट आंसर देख लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799 और अवध 1801 आदि थे। इंदौर के हलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली को उद्घाटन करने वाला वायसराय के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कौन सा शासक था जो कि अपनी जो राजधानी था उसे दिल्ली लेकर आया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो लोग हमारे पीछे वीडियोज़ नहीं देखेंगे। देखिए मैं पीछे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, हालांकि हर्षद कीनी नाम का एक शख्स था जिन्हों के द्वारा इनका राइट आंसर बताया गया। मैं उनका नाम ले लेता हूँ, हर्षद कीनी, इन्हीं के द्वारा जो है राइट आंसर बताया गया था। मैं बात कर लूँ कि अगर जो लोग भी हमारे वीडियोस को देखते होंगे उस क्वेश्चन को जो मैं पूछता हूँ उसे ज़रूर आप लोग देख के बताया कीजिए। आप लोगों को पता नहीं हो तो कहीं से भी किसी बुक में ढूंढिए, कहीं गूगल पे मारिए, जरूर बताइए। इसलिए कि अगर आप लोग उस क्वेश्चन को सर्च कर लेंगे, उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, तो वो क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं सकते। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1799 ईस्वी में, 1793 की बात कर रहा है, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में लागू किया और इसे भारत की प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है।
और भी पॉइंट दिया हुआ लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक, इसी के द्वारा सहायक संधि जो प्रणाली है लागू किया गया। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विलंबन का सिद्धांत या हड़प नीति। जनरली सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, 50 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प नीति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था हड़प नीति। डिटेल के साथ हम लोग आंसर देख लेते हैं। विलंबन का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति का भारतीय इतिहास में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और भी दिया हुआ, व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत भी जो था उसे भी हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। इतिहास भारतीय राज्यों में उत्तराधिकारी संबंधों प्रश्नों को निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में तैयार किया गया था। बाकी और भी पॉइंट जो दिया हुआ है आप लोग वीडियोस पॉज करके जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प नीति नामक नीति तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा हुआ है। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा हुआ है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ही पूछा हुआ है और ये भी आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लहजा बदल सकता है, लेकिन राइट आंसर नहीं बदल सकता है। बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। व्यापगत सिद्धांत देखिए यहाँ पे दे दिया ना। मैं बात कर रहा था कि अभी हड़प नीति की जब बात करें तो हड़प नीति तो जनरली सभी लोगों को पता हो सकता है ये चीज़, लेकिन जब व्यापगत सीधी का सिद्धांत का बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था उसका व्यापगत सिद्धांत का से जुड़ा हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसके शासक मतलब कौन सा ऐसा शासक था इन्होंने 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया, 1786 में अक्टूबर 1793 ईस्वी तक इसकी स्थापना भारत के सिविल सेवा की शुरुआत किया गया। इसे पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। किसे माना जाता है, पुलिस सेवा का जो जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो लोग पूर्वांचल से संबंधित जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा, बलिया गाजीपुर जैसी चीज़ों से जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा। आपको ये बताना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसका मकबरा कहाँ पे है, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर और ट्रिक भी दे देता हूँ, जी से इसका नाम है शहर का, ठीक है। आप लोगों को बताना है, इसका नाम है जी से आप लोगों को बताना है कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समाधि है कहाँ पे है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1781 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए क्या दिया, मदरसा की स्थापना किया था। मुंबई, दिल्ली, बिहार, कलकत्ता। तो डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कलकत्ता में किया गया था। 1781 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल हेस्टिंग के द्वारा मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना किया गया था। देखिए हम बात कर ले कि अभी तो उसके मदरसा की बात कर रहा है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में देखिए सेम टू सेम, ये थर्ड शिफ्ट में है, ये फर्स्ट शिफ्ट में है, ये थर्ड शिफ्ट में है। ये 28 तारीख को देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ये फर्स्ट शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख रहे हैं, मैं बताता हूँ कि आप लोगों को अल्टरनेट क्रम में पूछा था, फर्स्ट में पूछा, सेकंड में नहीं पूछा है और थर्ड में पूछ दिया हुआ। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आसानी से इसे कर नहीं पाएंगे। और कुछ दिन पहले ही देखिए, उसके 10 दिन पहले ही आरआरबी ग्रुप डी में 16 तारीख में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वीडियोज पॉज करिए और इसे ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से आप लोग इसे देखेंगे तभी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी पता चलेगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार के अवकाश प्राप्ति पर अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टिविलियन ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और दिया है कि इसकी प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर की बात कर रहा है 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन था, लॉर्ड डफरिन जो था वो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुआ था, 1885 में हुआ था। इसी समय लॉर्ड डफरिन जो था वो क्या था, गवर्नर जनरल था। बात कर लेते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, विलियम जोन्स ने, एन.पी. चक्रवर्ती ने, जेम्स वोकस ने। तो जनरली सभी लोगों को पता होगा। हम यहाँ पे आप लोगों को करंट से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछेंगे। अभी फिलहाल में ही जो लोग मेरी करंट की वीडियोज़ देखते होंगे तो उन लोगों को 100% पता होगा कि हाल ही में पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग का अभी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया है? तो वी विद्यावती को चुना गया है। किसे चुना गया है? वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का अभी अध्यक्ष चुना गया है। बात कर लेते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जनरली सभी लोगों को ये भी पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर। तो दोनों भी जो गवर्नर जनरल माने जाते हैं वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो माने जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा। पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा। तो हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी के समय में लुईस माउंटबेटन का भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत की प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो देखिए भाई, मैं बता दूं कि इसमें करीब करीब मैं 25 से 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रखा हूँ। तो प्लीज़ मैं बता दूं कि आप लोग को देखिए, सबसे पहला आप लोगों को इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको मैं क्वेश्चन हिडन रखने का प्रयास करता हूँ। ये स्वावलंबन का आप लोगों का ये टेस्ट है। खुद से आप लोग कितने अपने आप को अनुभव कर पा रहे हैं, कितना आप लोग इसमें टेस्ट में कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को मैं 30 क्वेश्चन रखता हूँ तो 30 क्वेश्चन में आप लोग अगर ये टफ जो पेपर है, मैं मॉडरेट टाइप आप लोग खुद ही क्वेश्चन देख रहे होंगे, पता चल जा रहा होगा कि मॉडरेट टाइप और हार्ड टाइप के क्वेश्चन है। अगर इसमें से आप अगर आप लोग 70+ अगर आप लोग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग के लिए हिस्ट्री अच्छा खासा तैयार है। ठीक है, हम मान सकते हो कि 80 से 90% जो हिस्ट्री है आप लोगों के तैयार हैं। और ये भी मैं बात बता दूं कि आप लोगों को अगर जो हम लोग पीछे की वीडियोस नहीं देखेंगे जाके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की पूरी डिटेल बताई हुई है, पूरी सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और वहाँ पे एक बेस वाइज लेकर चला जा रहा है, आपके बेस से लेकर चला जा रहा है एकदम ऋग्वेद से पूरा मतलब अथर्ववेद से लेकर चला जा रहा है। वहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा। और जरूर अगर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स लेवल कराती है। अगर आप लोग किसी प्रकार की बुक्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग वहाँ पे जुड़कर आसानी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़कर आसानी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। और बुक्स की रिव्यू वगैरह के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से बुक्स की रिव्यू देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।